नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं छतरपुर से। इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां जिला उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। सिद्धार्थ समेत दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे सिद्धार्थ शंकर। तो ये बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां जिला उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी से अब इस्तीफा दे दिया। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। सिद्धार्थ समेत दर्जनों कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे सिद्धार्थ शंकर। जबलपुर से खबर, जहां कर्मचारी की मौत हो गई। चुनाव ट्रेनिंग में लगे कर्मचारी की मौत हुई है। ट्रेनिंग में बेहोश होकर गिरे थे। शालिग्राम नागवंशी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। एनबीडीए में पंप हेल्पर थे। 58 वर्षीय शालिग्राम बीएसएम कॉलेज में ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मतदान दलों की ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हार्ट फेल होने की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। जगदलपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व चित्रकूट सीट से प्रत्याशी दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिसको भी टिकट मिला है वो सब बेस्ट उम्मीदवार हैं। कांग्रेस प्रक्रिया के तहत टिकट बांट रही है, लेकिन बीजेपी ने जल्दबाजी में प्रत्याशी घोषित कर अपना ही नुकसान कर लिया। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने जिन चेहरों को मौका दिया, 2018 में वो चुनाव हार चुके हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया था। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा में अमित शाह बंद कमरे में टिकट तय कर रहे हैं। प्रदेश स्तर के नेताओं को भी यह नहीं पता कि किसे टिकट मिलेगा। भाजपा गुटबाजी से जूझ रही है। वहीं दीपक बैज ने बस्तर की सभी 12 सीटें जीतने और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। पार्टी ने अभी तक जो जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी के साथ हम लोगों ने पूरा किया है। कोई चुनौती का सवाल नहीं है। चित्रकूट में इस समय ऐतिहासिक वोटों के साथ जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे और साथ ही हम लोग बस्तर में 12 के 12 सीट भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएंगे। छठ पर्व की शुरुआत के दिन छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तारीख होने पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव आयोग के संज्ञान में सभी 30 त्योहार होते हैं। ऐसे में इस आधार पर चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है, मगर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छठ के नहाय खाए के दिन वोटिंग की तारीख पड़ रही है, इससे आशंका है कि 100% मतदान हो सकेगा या नहीं। सबको मालूम है कि देश में, हमारे समाज में कौन कौन से त्यौहार हैं, तो इन बातों को ध्यान में रख के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया होगा। अगर उनको लगता है कि कहीं ऐसी बातें आ रही हैं, उनकी मंशा 100% वोटिंग कराने की है, तो अगर इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो क्या 100% वोटिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो चुनाव आयोग को इसका निर्णय लेना है कि हमको तब्दील करना है कि नहीं। बस्तर से चित्रकूट विधानसभा में विधायक राजमन बेंजाम के टिकट कटने के बाद लगातार विरोध, नाराजगी और बगावत देखने को मिल रही। विधायक राजमन बेंजाम के समर्थक शक्ति प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बैठक छोड़कर विधायक बेंजाम के निवास पहुंचे। टिकट को लेकर नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों ने मेरे राजनीतिक छवि को ऊपर में गलत तरीके से पेश किए और मेरे राजनीतिक चरित्र की हत्या करने का ऊपरी स्तर में, उच्च स्तर में करने का प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं है और मुझे आहत तो हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ डोंगरगढ़ पहाड़ी पहुंचकर मां बमलेश्वरी के दर्शन किए। विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां बमलेश्वरी से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने पोते का मुंडन भी करवाया। इसी दौरान सीएम ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह जब आते हैं उनके पहले ईडी आ जाती है। ईडी सेलेक्टिव लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जब शाह जी आते हैं उसके पहले ईडी आती है और ईडी अपनी कार्रवाई करे, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन ये है कि सेलेक्टिव करते हैं। रमन सिंह खुद बाहरी प्रत्याशी हैं, वो कौन से राजनांदगांव के रहने वाले, वो खुद ही कवर्धा के रहने वाले हैं। तो ये
अच्छा, कोई गिरीश देवांगन ने टिकट तो मांगा नहीं था, पार्टी हाईकमान ने कहा कि तुमको लड़ाना है। ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, थोड़े बहुत कहीं नाराजगी है तो उससे भी दूर कर लेंगे। बीजेपी ने शाहजहांपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा पर अनुसूचित जाति वर्ग को अपमानित करने का आरोप लगाया और मामले को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल सोमवार की शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के खिलाफ शिकायत की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से SC/ST एक्ट चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी के वो विधायक जिन्होंने हमारे वो वाल्मीकि समाज के भाई को, वाल्मीकि समाज को लेकर भंगी शब्द का उपयोग किया गया, जिसकी आज हमने शिकायत माननीय निर्वाचन आयोग को एक एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा अनुसूचित जाति वर्ग जो है उसमें एक जो भावनाएं जो ठेस पहुंची है, निश्चित तौर पर मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा चुनाव आयोग से कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस ने कवर्धा विधानसभा से मौजूदा विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर को फिर प्रत्याशी बनाया। टिकट मिलने के बाद आज कवर्धा पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर का समर्थकों ने भव्य स्वागत किया और इसके बाद मोहम्मद अकबर सीधे महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर माता से आशीर्वाद लिया। जो कांग्रेस ने नारा दिया है कि इस बार 75 पार, तो इस बार 75 पार होने के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बन सके, इसलिए आज का ये सभा आयोजित किया गया है। बस्तर के नारायणपुर विधानसभा से कांग्रेस ने फिर विधायक चंदन कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप को टिकट दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। इस बार भी कांग्रेस प्रत्याशी ने IBC 24 के संवाददाता से बातचीत में दावा किया कि नारायणपुर में फिर कांग्रेस जीतेगी। हमारे साथ मौजूद है चंदन कश्यप, जो स्थानीय विधायक रहे हैं, जो इस बार फिर से चुनाव प्रत्याशी कांग्रेस से चुने गए हैं और केदार कश्यप से इनकी सीधी टक्कर है। इस चुनाव क्या और किन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे जाएंगे? देखिए, 2018 में सरकार बनी, आदरणीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और बहुत सारी योजनाएं चला रहे। उन योजनाओं को धरातल पर लाए भी। किसानों के समर्थन मूल्य धान का बढ़ाना, इस साल जैसे 2840 रुपया देंगे, ये हमारा कहा हुआ चीज़ें घोषणा है। जो इन 5 सालों में आप लोगों ने किया, उस पे वोटर यकीन करेगा, वोटर उन कामों को देखकर आपको वोट देगा। जो नहीं हुआ था पिछले सरकार के द्वारा, उन सरकार के कामों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल ने जो काम किया है उसको देखते हुए हर वर्ग के लोग यहाँ खुश है और मतदान करेंगे। शुरू से ही ये रोष रहा है कि हमारा डिस्टेंस जो है हमारे MLA से दूर रहता है। ये डिस्टेंस कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, 3 जिला होने का तीनों जिला में रहना पड़ता है, डिस्टेंस नहीं रहता है। मैं हफ्ता में यहाँ आना जाना किया हूँ और महीने में कई बार यहाँ आया हूँ। तो कुल मिला के जो काम आप लोगों ने किया है, उन कामों को लेकर के जनता तक जाएंगे और अपने विकासों को बताएंगे और फिर मतदाताओं से बताने की जरूरत नहीं है। हम पखना पूजा नहीं किए हैं, हमने धरातल पर काम किया है, दिखाएंगे। हम जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा नहीं जिसके दम पर चुनाव लड़े। तो ये थे चंदन कश्यप, राष्ट्रीय कांग्रेस के नारायणपुर विधानसभा के प्रत्याशी। हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने बूथ लेवलों पे जाकर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने का कोशिश कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर। सतना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर दोबारा भरोसा जताया। टिकट मिलने पर सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि जनता के हर वादे पूरे करने की वो कोशिश करेंगे। सतना सीट एक अहम सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी से सांसद गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा, जो कि वर्तमान में सतना के विधायक हैं, उन्हें पार्टी ने मौका दिया है। सिद्धार्थ कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था कि सांसद गणेश सिंह 20 साल के कामकाज का हिसाब दें। बदले में उन्होंने सिद्धार्थ कुशवाहा से ही 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा है। मेरे पास लिस्ट होगी, मैं पंचायत वार, वार्ड वार, विभागवार मैं लिस्ट दे सकता हूँ। क्या वो दे सकते हैं? लोकल लोगों को रोजगार देने की भी बात 2018 में जब आप चुनाव मैदान पे थे तो आपके द्वारा की गई थी, उस पर कितना काम हुआ? 100% हम लोगों ने हर समय, हर परिस्थितियों में, भाई जो भी हमारे यहाँ नए रोजगार डेवलप होते हैं, जितना भी, तो सारे लोकल लोग यहाँ के वर्कर होते हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो चुनावी मुकाबला है 4 बार के सांसद गणेश सिंह से है, कितना इसको चुनौती मानते हैं? मेरा जो मुकाबला है ना भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट नेता से है। मेरी ईमानदारी, मेरा व्यक्तित्व और मेरा व्यवहार जन जन को मालूम है। मैं एक भ्रष्ट आदमी से लड़ रहा हूँ, एक भ्रष्ट सरकार से लड़ रहा हूँ। तो ये थे सिद्धार्थ कुशवाहा जिन्होंने जीत का दम भरा है और आने वाले जो कुछ ही दिनों में जो विधानसभा चुनाव का फैसला आएगा, इसमें देखना होगा कि जनता जीत का सेहरा किसके सर बांधती है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना। मुरैना की जौरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत का दावा किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी द्वारा विधानसभा से पंकज उपाध्याय, उनसे बात करेंगे। ये बहुत सारी चीजें उनसे ही जानेंगे और किन मुद्दों के साथ आप वो चुनाव में मैदान में आएंगे। चुनाव में जैसा कि आपने बताया कि 2020 में मौका दिया था उपचुनाव था और कई खामियां रह गई होंगी जब भी जनता ने चुना नहीं, लेकिन वोट इतना मिला था कि पिछले हमारे प्रत्याशी परवेज शर्मा जी, उनको भी इतना ही वोट मिला था जितना मुझे मिला था। किन मुद्दों के साथ विधानसभा में जाएंगे? 2018 में चुनाव हुआ था और जो अभी वर्तमान में विधायक है वही चुनाव लड़े थे। तीसरे नंबर पर आए थे, इतना विकास उन्होंने किया था। विकास की बात चलती है तो बताते हैं कि 2 ही लोगों का विकास हुआ है पूरे जौरा में, उनके परिवार के भतीजे और उनके स्वयं के पुत्र। एक शक्कर कारखाना चलता था तो बीजेपी शासन आते थे ही तो शक्कर कारखाना बंद कर दिया गया और उसको चालू करना तो ठीक अपनी जगह है, उसको बेचने की पूरी तैयारी कर ली। क्षेत्रीय विधायक ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो तो हमने आंदोलन किए, जेल तक गए, जब जाके उसकी नीलामी रुकी है। कई मुद्दे हैं, आने वाला चुनाव बताएगा कि किसने विकास किया और किसने विनाश। बीजेपी के तो नेता ये कह रहे हैं कि चूंकि जो टिकट हुए हैं वो सब ऐसे किए हैं कांग्रेस ने कि वो हारेंगे, हारने के लिए इन लोगों को टिकट दिए। तो आप किसका आते हैं? हाँ, ये तो आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते होंगे कि इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव उतारना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये थे जौरा के कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय, जिनका साफ तौर से कहना है कि कई जो रोजगार के साधन है वो भी इस क्षेत्र में लगाए जाएंगे और जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त है और 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव जीतेंगे। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। रायगढ़ में जूट मिल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 अलग अलग गाड़ियों से 15,64,000 रुपए जब्त किए। वहीं कोरबा की मानिकपुर पुलिस ने 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर जब्त किए हैं। मुरैना में अंधविश्वास का उदाहरण देखने को मिला। बसैया इलाके के काली माता मंदिर पर एक युवक ने अपनी जीभ काट दी और माता पर चढ़ाने का प्रयास किया। मंदिर में मौजूद लोगों ने युवक को रोका और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये व्यक्ति दर्शन करने के लिए वहाँ माता बसैया थाना अंतर्गत एक प्राचीन मंदिर है माता का, और पूजा करते भजन करते करते भावुक होकर के इसने अपनी जीभ को ब्लेड से काटने का प्रयास किया। थोड़ी सी जीभ कट भी गई, ब्लड आने लगा। लोगों ने फिर उसको रोका। उस व्यक्ति के कथन लेते हैं कि इन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अनूपपुर में शिकारी के जाल में फंसने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि अनूपपुर बिजली से लगा छत्तीसगढ़ सीमा पर मणिंदरगढ़ वन परिक्षेत्र के जंगल में शिकारी ने करंट लगाया था, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर गंभीर घायल को वन अमले ने अस्पताल में भर्ती कराया। जबलपुर से बड़ी खबर है, जब मासूम का शव मिला है। दोपहर से 2 साल की बच्ची का जो लापता थी उसका शव मिला है। शिकायत के बाद पुलिस ने घर में भी तलाशी ली। घर में ही सोफे के नीचे शव मिला। बच्चे के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। हनुमान ताल थाना के संजय गांधी वार्ड की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त के, जहां घर में ही सोफे के नीचे बच्ची का शव मिला है। शिकायत के बाद पुलिस ने घर में तलाशी ली तो घर में ही सोफे के नीचे बच्ची का शव मिला है। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। विजेंद्र, घर में ही बच्ची का शव मिला है, बच्ची की मौत कैसे हुई, क्या जांच में अब तक आ पाया? बेशक बेहद संदिग्ध हालात ही माने जा सकते हैं, जिनमें
इस बच्ची की मौत हुई। और शकील खान नाम के एक शख्स है, इनकी ओर से दोपहर में आज एक FIR लॉन्च करवाई गई थी अपनी बच्ची की गुमशुदगी की, और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर के हनुमान ताल, आधार ताल और गोहलपुर इलाके में बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी, आसपास के जो नजदीकी इलाके थे। लेकिन जब कोई खोज खबर बच्ची की नहीं मिली तो शक के आधार पर बच्ची के घर में ही तलाशी अभियान चलाया गया, और इस दौरान घर के एक सोफे के नीचे बच्ची का ये शव हासिल हुआ है। हालांकि प्राथमिक तौर पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन इतना साफ है कि बच्ची की मौत हुई है और संदिग्ध हालातों में हुई है। लिहाजा मौत के कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बच्ची का शव भिजवाया गया है, और पुलिस का कहना है कि PM रिपोर्ट आने के बाद इस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि कोई गहरी चोट के निशान इस पर नजर नहीं आए हैं, लेकिन फिलहाल किसी नतीजे पर पुलिस पहुंचना नहीं चाहती। PM रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा, और इसके बाद मामले की जांच और कार्रवाई की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। लेकिन ये बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ, जहां आज दिन भर बच्ची की तलाश चलती रही और आखिरकार बच्ची के घर में एक सोफे के नीचे ही बच्ची का शव पाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हमने 5 राज्यों में उम्मीदवार घोषित नहीं किया, ये हमारी पार्टी की रणनीति है जिसको लेकर चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी शिवराज जी से मित्रता है, मेरी भी मित्रता है, ऐसा नहीं, मैंने भी बचपन के मित्र हैं, पर पार्टी की एक रणनीति होती है। अभी एक राज्य में चुनाव नहीं हो रहे, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, और 5 ही राज्यों में ये रणनीति तय की गई कि हम संगठन के आधार पर और मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये पार्टी की रणनीति है, अब इस पे प्रश्न खड़ा करने का कोई कारण नहीं है। दिल्ली दौरे से भोपाल लौटे कमलनाथ ने पहली लिस्ट को बेहतर और संतुलित बताया। साथ ही उन्होंने नाराज नेताओं को लेकर भी साफ संदेश दिया। उन्होंने दावेदारों की नाराजगी पर कहा कि 4000 से ज्यादा दावेदार हैं, हर किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता। सब सहमति से कोई नाम नहीं लेते। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूँ। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जाति समीकरण हमारा सही है। अगर एक सीट में कोई अच्छा कैंडिडेट है पर उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही ना बने, हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय। उसको देखते हुए हमें सीटें तय करनी है। हम एक सीट से नहीं जाते, हम पूरे ज़िले को देखते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को केवल किसी उम्मीदवार या केवल किसी पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के जीवन में मैं बहुत सारे चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ। इस प्रकार का चुनाव का सामना नहीं किया जहां एक प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। 19 दिन में दूसरी बार ग्वालियर आएंगे पीएम मोदी। इस बार ग्वालियर किला स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। 21 अक्टूबर को सिंधिया स्कूल में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है, तो और उनका जो सिंधिया स्कूल आने का कार्यक्रम में है, वहाँ ऑलरेडी एक एनुअल फंक्शन है उनका 125, उसकी व्यवस्थाएं सारी कर रहे हैं, जो उनके प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी के साथ। बड़ी खबर, नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामले में फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनवाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामलों में बरी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों को 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में उन्हें फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। बता दें कि 29 दिसंबर 2006 को गौतम बुद्ध नगर के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे स्थित नाले से 19 कंकाल बरामद किए गए थे। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट ने बरी किया है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो ने सोमवार को कोलकाता में श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दुर्गा मां की आरती भी की और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दुर्गा पंडाल में रोनाल्डिन्हो को अन्य लोगों के साथ थिरकते यहां पर देखा गया। कोलकाता के 2 दिवसीय दौरे पर वह हैं। महान फुटबॉलर ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुजीत बोस के साथ फुटबॉल भी खेला। रोनाल्डिन्हो ने अक्टूबर में कोलकाता की पहली यात्री की शुरुआत की घोषणा की थी। प्लीज सर, वेलकम सर, वेलकम। तो दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और इसकी 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पहली तस्वीरें दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, स्वागत किया। पहली तस्वीरें दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और किस तरह से थिरकते हुए भी नजर आए ये भी आप देख पा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई और विधायक के साथ उन्होंने फुटबॉल भी खेला। और जशपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना समाप्त हो गया। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में धरना खत्म हुआ है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर आपको बता दें कि जशपुर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के समर्थकों ने यहां पर डांस किया। 3 दिनों से ये धरने पर थे, राशन पानी लेकर पहुंचे थे। गणेश राम भगत के समर्थक केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 सदस्य टीम को बुलाकर आश्वासन दिया। सम्मान और केंद्र में जगह या फिर जशपुर में टिकट की बात के साथ आश्वासन उन्हें दिया गया, जिसके बाद उनका ये जो आंदोलन है वो खत्म हुआ। तो कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में धरना खत्म हो गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर जशपुर पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के समर्थकों ने यहाँ पर खुशी जताई, डांस किया। 3 दिन से धरने पर थे। गणेश राम भगत के समर्थक केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावी ने 5 सदस्यीय टीम को बुलाकर आश्वासन दिया। यह आश्वासन दिया गया या तो सम्मान और केंद्र में जगह या फिर जशपुर में टिकट की बात के साथ आश्वासन दिया गया, जिसके बाद वो माने और अपना जो आंदोलन है वो समाप्त किया। तो टिकट वितरण के साथ ही विरोध के सुर भी लगातार उठ रहे हैं और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, राशन पानी के साथ पहुंचे और लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। और आज 5 सदस्यीय टीम ने इन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन, अपना प्रदर्शन अब खत्म कर दिया है। तो 3 दिन से समर्थक धरने पर थे और आज जब इन्हें आश्वासन दिया गया तो ये माने और अपना आंदोलन इन्होंने खत्म किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरे राशन पानी के साथ यहां पर ये पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने डेरा डाल दिया था अपनी मांगों को लेकर
और आज जब इनसे बातचीत की गई, 5 सदस्यीय टीम ने इनसे मुलाकात की, आश्वासन दिया, जिसके बाद ये माने और अपना जो आंदोलन है इन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। समर्थक जो है वो खुश नजर आए, डांस उन्होंने किया उनकी, क्योंकि जो उनकी मांगे थी, जिस चीज का वो विरोध कर रहे थे, और अब देखिए ये जो पूरा आंदोलन है वो अब खत्म हो गया। धर्मांतरण के संबंध में, नक्सलवाद के विरोध में अगर एक शब्द किसी ने कहा, पिछले जिस दिन से घोषणा हुई उस दिन से उनके साथ कितने घूम रहे हैं, आप एक सर्वे करा लीजिए। एक आदमी अगर घूम रहा हो कि आप चलो मेरे साथ प्रचार करने, तो क्यों आपको जब जिम्मेदार दी है? 30 गाड़ी बेच के 100 गाड़ी बना दिया, पैसा कोई और क्या है? हमको मेहनत नहीं बोलना चाहते हैं कि हम लोग। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर ये धरना खत्म हो गया। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में धरना खत्म हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और ये अब तस्वीरें आप देखिए किस तरह से घनश्याम के जो समर्थक हैं वो झूमते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बीजेपी दफ्तर के बाहर ये जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ये धरने पर थे। गाड़ी बेच के 100 गाड़ी बना दिया, पैसा कोई और क्या है? हमको मेहनत। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।